नमस्कार दोस्तों। मैं ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोज पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये नया वर्ष 2025 आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय को जानने की युवा पीढ़ी में बहुत उत्सुकता रहती है। ये विषय है ज्योतिष। ज्योतिष को बहुत लोग विज्ञान के नाम से जानते हैं, तो वहीं बहुत से लोग इसको एक शास्त्र के रूप में देखते हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में ज्योतिष की जो चर्चा है बहुत ही गूढ़ है। हमारे ऋषि बृहद पाराशर जी ने लिखा है कि समय, काल, परिस्थिति और स्थान के आधार पर इसकी परिभाषाएं बदलती रहती। मूलतः ज्योतिष को जो अध्ययन किया जाता है वो हमारे आकाश गंगा के 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र के ओतप्रोत किया जाता है। देखा जाए तो 12 राशियों का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण नक्षत्रों 27 नक्षत्रों से ही हुआ है। एक नक्षत्र और है जिसको कि हम अभिजीत नक्षत्र के नाम से जाना जाते हैं। चूंकि काफी छोटा है इसलिए उसको जो है हम लोग सामान्यतः गिनती में नहीं लेते हैं, हमारे विद्वान लोग। लेकिन अभिजीत नक्षत्र भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है। यह नक्षत्र मकर और कुंभ दोनों राशियों के बीच आता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। पहले अपना संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगा कि मैं ये YouTube पर जो अपनी वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूं उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। साथियों, बचपन से ही मेरा भी बड़ा जिज्ञासा का विषय रहा ज्योतिष, और मैंने ये देखा कि ज्योतिष बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करता है। अगर हम आज के संदर्भ में कहें तो ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल एक नेविगेटर की तरह है। जैसे अगर हम कोई कार या गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और हमको मैप पता नहीं है, रास्ता मूल पता नहीं है कि आगे जाके तिराहे और चौराहे पर हमको किस डायरेक्शन में मुड़ना है। उस डायरेक्शन में मुड़ने के लिए जैसे नेविगेशन हमें दिशा निर्देश देता है कि कौन से रास्ते पर आपको जाम मिलेगा, कौन सा रास्ता आपको शॉर्ट पड़ेगा, किस रास्ते से आप जल्दी पहुंचेंगे, उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान हमारी जीवन यात्रा में हमारी मदद करता है। हमें अपने जीवन में किस क्षेत्र को चुनना चाहिए, हमारा मूलतः जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, हमारे कौन से ऐसे पेंडिंग कर्मा हैं जिनको हमें इस जीवन में पूरा करना है और अपने ऋण से मुक्ति पाना है, ये सभी हमें ज्योतिष के माध्यम से ही पता चलता है।
और इसको पता करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया है हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, वो हम कुंडली के रूप में जानते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, छोटा सा एक नोटिस बोर्ड रखा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा आपको इसको पास ला के दिखाता हूँ। ये देखिए, अब शायद आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारी जन्म कुंडली रहती है। इस जन्म कुंडली को हमने 12 भागों में विभक्त किया है, 12 राशियों में विभक्त किया है, और उसी हिसाब से इसको हमने अलग अलग घर दिए हैं। पहला घर लग्न होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ऐसे जीवन चक्र को 12 भागों में विभाजित किया गया है। 12 जो घर हैं उनके अपने अपने कारकत्व हैं, अपने अपने भाव हैं। कौन सा ग्रह किस घर में उच्च का होता है, किस घर में नीच का होता है, ये भी आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे ये जो पहला घर है, एक जो लिखा हुआ है, ये जो घर होता है मूलतः इसको हम लग्न बोलते हैं। और लग्न माने हम स्वयं, हमारा स्वभाव, हमारी इम्यूनिटी, हमारा मस्तिष्क, आभा मंडल, ये सभी चीजें हम इस फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इसी प्रकार से दूसरा घर, ये हमारे परिवार का होता है, हमारी वाणी के लिए होता है। यहाँ से हम खान पान भी देखते हैं कि हमको खाने में क्या अच्छा लगता है, ये यहाँ से पता चलता है। हमारे पास धन कितना होगा, संचित धन जिसको हम एफडीआर कहते हैं, वो कितना होगा, हमारे पास गोल्ड कितना होगा, हमारे पास अचल संपत्ति कितनी होगी, वो सब हम दूसरे भाव से देखते हैं। वाणी का भी भाव इसी को कहते हैं। हम बोलने में कैसे होंगे, हमारी वाणी कैसी होगी, भारी होगी, पतली होगी, मधुर होगी, कड़वी होगी, सारा इस भाव से देखा जाता है। इसी प्रकार तीन नंबर जो है, ये जो भाव है, ये भाव हम पराक्रम से देखते हैं इसको, कि हमारे जीवन में हम कितना पराक्रम करेंगे। ये भाव मीडिया का भी है, मार्केटिंग का भी है, छोटे बड़े भाई बहन का भी है, और भी बहुत सारे चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। इसी प्रकार से 4 नंबर, ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर से हम भूमि, भवन और वाहन देखते हैं, का सुख देखा जाता है। चौथा घर हमारा माँ का भी होता है, चौथे घर से हम माँ को भी देखते हैं। इसी प्रकार मित्र का भी घर होता है, विद्या का भी रहता है, प्रारंभिक विद्या जो हमारी स्कूली एजुकेशन, वो भी देखी जाती है 4th हाउस से। इसी प्रकार 5वां जो घर होता है, ये संतान सुख देखा जाता है यहाँ से। हमारे प्रारब्ध देखे जाते हैं, पूर्वजन्म के कर्मालय देखे जाते हैं यहाँ से। उसके अलावा यहाँ से मध्ययन करते हैं हमारी मित्र मंडली कैसी रहेगी, हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, या हमारा किसी के साथ प्रेम प्रसंग चलेगा, हमारा विद्या कैसी रहेगी, ये भी यहाँ से देखते हैं। यहाँ से जो है हायर एजुकेशन आ जाता है। स्कूल एजुकेशन में जो हम 12th और 10th 12th जो करते हैं, वो यहाँ से देखते हैं। इसी प्रकार 6वां घर है, 6वें घर ये रोग, रिपु और ऋण का कहलाता है। रोग माने बीमारियां, रिपु माने कर्जा, और रोग, रिपु माने शत्रु, और ऋण माने कर्जा, वो भी हम यहाँ से देखते हैं 6वें हाउस से। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का भी घर 6वां घर है। इसी प्रकार 7वां हाउस, 7वां घर जो होता है, ये हमारे व्यापार का घर होता है, हमारे मित्र पार्टनरशिप का घर होता है, और हमारी धर्म पत्नी का भी हम यहीं से देखते हैं, 7वें घर से देखते हैं। वैवाहिक सुख को भी हम यहीं से देखते हैं, विदेश यात्राओं को भी हम यहाँ से देखते हैं। इसी प्रकार 8वां हाउस है, 8वां हाउस जो होता है, 8वां घर, ये रहिष्यों का घर होता है। ठीक है, यहाँ से आयु मृत्यु भी देखी जाती है। ये जो हाउस है, यहाँ से हम अचानक होने वाली घटनाएं, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी देखते हैं। अब आता है 9th हाउस, इसको भाग्य भाव भी कहते हैं। और ये हमारा जो है, यहाँ से अगर हम रिश्तों में देखें तो यहाँ से पिता को देखा जाता है। ये 10th हाउस है,
ये कर्माखा हाउस है। यहाँ से हमारे कर्म तय होते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और किस कर्म से हम प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ से ये पिता के कर्म का भी हाउस होता है। इसी प्रकार से ये 11th हाउस है, इसको लाभ का भाव भाव कहते हैं हम। यहाँ से लाभ देखा जाता है, बड़े भाई का घर देखा जाता है, इच्छा पूर्ति का घर होता है ये। किसी बहू की अपनी ससुर से कितनी बनेगी, यहीं से देखते हैं। मित्र की पत्नी का भी हम यहीं से देखते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे 12th हाउस है, ये मोक्ष का घर माना जाता है, जेल यात्रा का घर है ये, सैया सुख है, मुक्ति है, विदेश यात्रा है, विदेश में निवास है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे कारकत्व हैं जो इन भावों से हम देखते हैं। तो कहने का आशय मेरे ये है कि ये 12 भाव में ही सारा कुछ जीवन का रहस्य टिका हुआ है। 12 राशियां ये 12 भाव में का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी प्रकार से हमारी 12 राशियां हैं। 12 राशियों को भी मैं आपको अभी एक ब्रीफ चर्चा आपसे कर रहा हूं, उसके बाद में अपनी आगे वाली श्रृंखला में इसको लिख कर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और ये जो मेरे वीडियो की श्रृंखला जो भी व्यक्ति देखेगा, मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि आप ज्योतिष इतना सरल आपको लगेगा, इतनी आसानी से आप इसको सीख जाओगे कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल साइंटिफिक है ये। लोग बहुत डराते हैं कि ज्योतिष इतना गणितीय सूत्र है, इतना परेशानी है, इसमें इतनी गहराई है। नो डाउट गहराई है, बट साइंटिफिक है। लॉजिकल तरीके से अगर इसको आप समझेंगे तो ये बहुत अच्छा विज्ञान है और हमको आना भी चाहिए। कम से कम इतना हमको आना चाहिए कि हम अपना खुद का बर्थ चार्ट दे सकें, जिससे कि हमें कोई बेवकूफ ना बना सके। आज के समय में बहुत से लोग हैं जो हमें बेवकूफ बनाकर और लूट रहे हैं, और किसी किसी नाम पर ये उपाय करिए, वो उपाय करिए, कर्मकांड करिए, और जो व्यक्ति परेशानी में है उससे आप एक बड़ी रकम की मांग कर रहे हैं। भला वो कैसे करेगा? अगर वो उसके पास इतना पैसा और रकम होता तो फिर वो परेशानी क्यों होता? तो इसलिए ये मेरा जो पर्पज है, मेरा जो उद्देश्य है दोस्तों, वो यही है। क्योंकि मैं भी कहीं कहीं ना कहीं इस ठगी का शिकार हुआ हूँ। मैंने बहुत सारे अपने लोगों को देखा है और मैंने महसूस किया है कि ज्योतिष के नाम पर बाजार में बहुत दुकानें खुली हुई हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी आने वाली श्रृंखला में आपको इसको बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा और आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ये मेरा भी लंबा तजुर्बा है, एक लंबा अध्ययन है, बहुत रिसर्च मैंने किया है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे गुरुओं से ज्ञान लिया है, बहुत गूगल पर भी सर्च किया है, और कुंडलियां भी लोगों की देख देख कर अब इतना अनुभव आ गया है दोस्तों कि 5 मिनट अगर कोई व्यक्ति सामने बैठ जाता है तो हम उसका चेहरा मोहरा और फेस देखकर ये बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति किस लग्न का और किस राशि का होगा, और इसका नेचर स्वभाव किस तरह का हो गया, और इसका अतीत किस तरह का रहा होगा, और आने वाला फ्यूचर किस तरह से होगा। तो बहुत कुछ जानकारी ये हमको करते करते अभ्यास के साथ आ जाती है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर हमको किसी को ये पहचानना हो कि कौन सा व्यक्ति मेष लग्न का है, कौन सा व्यक्ति वृषभ लग्न का है, पहले मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि कितने प्रकार की लग्न होती है, कितने प्रकार की राशियां होती है। तो जो पहली हमारी लग्न होती है वो मेष लग्न होती है। दूसरी हमारी जो लग्न होती है वो वृषभ लग्न होती है। तीसरी हमारी जो लग्न होती है मिथुन होती है। चौथी जो हमारी लग्न होती है वो कर्क लग्न होती है। पांचवी हमारी जो होती है वो आपकी सिंह लग्न होती है। छठवीं जो होती है कन्या लग्न होती है। सातवीं तुला लग्न होती है। आठवीं वृश्चिक लग्न है। नौवीं धनु लग्न है। 10वीं मकर है। 11वीं कुंभ लग्न है और 12वीं मीन। इस प्रकार से 12 लग्न है
और 12 ही राशियां हैं। जिस प्रकार से लग्न है ऐसे ही राशियां हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद धनु, धनु के बाद मकर, मकर के बाद कुंभ और कुंभ के बाद मीन। ये 12 राशियां हैं। इस धरती पर जितने भी लोगों ने जन्म लिया है या जन्म लेते हैं वो इन्हीं 12 राशियों और 12 लग्नों में पैदा होते हैं। हमारे जन्म के समय अंतरिक्ष में कौन सा नक्षत्र उदय हो रहा है, कौन सी राशि में हमारे चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, वही तय करता है हमारी जन्म लग्न और जन्म राशि। जिस राशि में चंद्रमा हमारे जन्म के समय स्थापित होते हैं वो हमारी राशि कहलाती है। और किस नक्षत्र में कौन सी लग्न उस समय उदय हो रही है वो हमारी लग्न कहलाती है। कई जातकों की लग्न और राशियां अलग अलग होती हैं, कई जातकों की लग्न और राशियां एक समान होती हैं। जिन लोगों की राशि और लग्न अलग अलग होती हैं उनके स्वभाव मिक्स होते हैं, उनके शारीरिक बनावट, उनका ऑरा, उनका हाव भाव वो भी मिक्स होता है। इसी प्रकार से जिसकी राशि और लग्न एक होते हैं वो उसका स्वभाव आपको बिल्कुल विलक्षण और स्पष्ट दिखेगा। आप तुरंत पहचानोगे कि ये व्यक्ति इस राशि और इस लग्न का है। इसी प्रकार से जो 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं, इनके स्वामी होते हैं सभी के। जैसे पहली जो राशि हमारी मेष राशि या मेष लग्न, इसके जो स्वामी है वो हमारे मंगल है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को 2 राशियों का स्वामित्व दिया गया है। पहली राशि मेष और 8वें नंबर की राशि वृश्चिक। ये 2 राशियों के स्वामी मंगल देव कहलाते हैं। इसी प्रकार जो हमारी 2 नंबर की राशि है वृषभ राशि और 7 नंबर की राशि है तुला राशि, इनका जो स्वामित्व दिया गया है वो शुक्रदेव को दिया गया है। इनके स्वामी शुक्रदेव है। इसी प्रकार जो तीसरे नंबर की राशि है मिथुन राशि और जो 6वें नंबर की राशि है कन्या राशि, इनका जो स्वामित्व दिया गया है, इनके जो राशि स्वामी है वो बुधदेव है। चौथी जो राशि है उसके स्वामी चंद्रदेव है। 5वीं जो राशि है उसके स्वामी सूर्यदेव है, सिंह राशि की। चौथी राशि कर्क राशि है, उसके स्वामी चंद्रदेव है। 5वीं राशि सिंह राशि है, उसके स्वामी शुक्रदेव है। सॉरी, 5वीं राशि हमारी सिंह राशि है, उसके स्वामी सूर्यदेव है। 6वीं मैंने आपको बता चुका बुधदेव है, उसके स्वामी तीसरे और 6वीं के बुधदेव है, दूसरे और 7वीं के शुक्र है, पहली और 8वीं के मंगल है, 9वीं और 12वीं, 9वीं राशि माने धनु राशि, 12वीं माने मीन राशि। धनु और मीन 2 राशियों के स्वामी हमारे गुरुदेव है, भगवान बृहस्पति, उनको इसका स्वामी दिया हुआ है। 10वीं जो राशि है और 11वीं जो राशि यानी 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि, ये 2 राशियों का स्वामित्व शनिदेव को दिया हुआ है। राहु और केतु को कोई राशि नहीं दी गई है, इनको छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। लेकिन कलयुग में सबसे ज्यादा आतंक, सबसे ज्यादा प्रभाव अगर आप देखते हैं लोगों को डराया जाता है तो राहु और शनि और केतु के नाम पर ही डराया जाता है। इतना बड़ा छलावा बना हुआ है दोस्तों, इसीलिए ज्योतिष को जानना परम आवश्यक है। मैं मूलतः कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मेरे परिवार में भी मूलतः कोई पूजा पाठ या कर्मकांड जैसा परंपरागत प्रचलन नहीं हुआ है। हाँ, हमारी इस पीढ़ी में जरूर हमारे परिवार में हमारे कुछ भाई लोग शास्त्री कोर्स किया है, कर्मकांड का कोर्स किया है। मेरे ताऊ जी भी बहुत विद्वान थे,
वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, उन्हीं से प्रेरित होकर, उन्हीं से बचपन से मैंने ये कुंडलियां बनाना सीखा, उन्हीं से मैंने ये ज्योतिष के गुणाभाग सीखे। और जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दोस्तों दिल्ली, तो वहां जाकर, वहां मुझे ऐसे लोगों का साथ मिला कि, और वहां ये माहौल बना, तो मुझे और अधिक जानने को मिला। वहाँ अच्छा साहित्य हमें उपलब्ध हुआ डी यूनिवर्सिटी से, और वहाँ जो है समुद्र विज्ञान के भी हमें कुछ जानकार मिले, कुछ जिज्ञासु मिले। तो हमें हस्तरेखा समुद्र विज्ञान की पुस्तकें भी पढ़ने का मौका मिला। क्योंकि स्वभाव से मैं जिज्ञासु था, बचपन से मैं स्टडी में मेरा बड़ा मन था, तो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मेरा विषय हिंदी था, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष से ही मेरा जुड़ाव था। तो इस प्रकार से वहां से हमने ये सब चीजों का अध्ययन किया। और जीवन में जो बार बार असफलताएं मिल रही थी कि प्रीलिम्स निकल गया, मेंस नहीं हो पा रहा है, क्लियर मेंस हो गया तो इंटरव्यू में नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी एग्जाम में हम इंटरव्यू तक भी पहुंच गए बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मन में कहीं ना कहीं एक गफलत थी कि वजह क्या है। हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, हमारा बेस भी अच्छा है, हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, फिर ऐसा क्या है कि हम फाइनली सफल नहीं हो पा रहे हैं, या हो पा रहे हैं तो हम वो परीक्षा नहीं पास कर पा रहे जहां हम जाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका जो रहस्य, जो मर्म था, वो हमने जाना ज्योतिष से। वही हमें स्ट्राइक किया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई चीज है जो हमसे चूक हो रही है। इसीलिए दोस्तों हमारे विद्वानों ने कहा है कि कर्म और भाग्य दोनों जब आपका साथ देते हैं और अवसर उपयुक्त आपको मिल जाता है, आप सफल हो जाते हैं। सफलता में इन तीनों चीजों का हाथ होता है, उपयुक्त समय, और उपयुक्त समय पर किए गए आपके प्रयास, और आपका प्रारब्ध, आपके पूर्व जन्म के कर्म, जो कि भाग्य के रूप में आपका साथ देते हैं। जब ये तीनों का संगम होता है और संयोग बनता है, तब जाकर फाइनली हमें सफलता मिलती है। तो जब हमने अपना खुद का चार्ट देखा, नवांश स्टडी किया, D10 स्टडी किया, दशा महादशाएं देखी, तब हमको वो गैप मिला, चीज पता चली कि हम कहाँ चूक कर गए। इसलिए मित्रों, ज्योतिष को यदि आप एक टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, नेविगेटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो आप ये तय मानकर चलना कि जीवन में आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष आपको 100% सारा कुछ आपका तय कर देगा। ज्योतिष तय नहीं करता है, तय तो आपके कर्मा करते हैं, जो आपने पूर्व जन्म में किए हैं और इस जन्म में कर रहे हो। जो नियति ने निर्धारित कर दिया है, उसको भी कोई नहीं टाल सकता। पर हाँ, आने वाली दुर्घटनाएं, आने वाली समस्याएं, आने वाले कष्ट जो आपको भोगना है, उसकी तकलीफें ये कम कर देता है। ये आपको मार्ग बता देगा कि आगे गड्ढा है, आप समझ जाइए, आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है, आप समझ जाइए, आपके जीवन में आने वाली ये दुर्घटनाएं होने वाली हैं। मान लो आप नाव में सफर कर रहे हैं और आपको जल से अगर आपको कोई दुर्घटना होना है, तो आप लाइफ जैकेट लेके चलिए। ये ज्योतिष में आपको पता चल जाता है, इंडिकेशन मिल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर मैं ये कहूं कि ज्योतिष आपकी बीमारी ठीक कर देगा, ज्योतिष के उपायों से आपको डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना होगा, तो ये सरासर गलत है। चिकित्सा का काम चिकित्सा से होगा और चिकित्सक करेगा। ज्योतिष का काम है प्रेडिक्शन देना, संभावनाएं व्यक्त करना, आपके भविष्य में घटने वाली घटनाएं, दुर्घटनाओं के बारे में आपको सचेत करना, वो भी किस प्रकार
कि किस ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसके आधार पर, और वो ग्रह आपकी कुंडली में मारक है या वादक है, ये कारक है, ये शब्द अभी आपको नए लगेंगे, लेकिन आने वाले सीरीज में सारा कुछ आपको क्लियर करूंगा कि मारक का मतलब क्या होता है, कारक का मतलब क्या होता है, बाधक ग्रह का मतलब क्या होता है, कौन से ग्रह हैं जो हमें जीवन में हमारे लिए कारक ग्रह साबित होते हैं, जो हमको फायदा देते हैं, कौन से ग्रह हैं जिनकी दशा महादशा हमारे लिए बाधक साबित होती है, कौन से ग्रह ऐसे हैं, कौन से प्लानिट ऐसे हैं जो कि हमारे लिए मारक साबित होते हैं, जिसमें हमको मृत्युतुल्य कष्ट भी आते हैं। जीवन सामान्य सा नहीं चलता, जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, सुख दुख, दिन रात, शाम सुबह, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से जीवन है। जीवन में आप चाहें कितना भी धनापार्जन कर लीजिए, कितना भी आप इकट्ठा करके रख लीजिए, एक समय जरूर ऐसा आता है कि हमारे लिए वो धन अपर्याप्त होता है, या तो हम उसको भोग नहीं पाते। सपोज दैट एक बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ, पकवान बनाने वाले हलवाई, और उनको शुगर, डायबिटीज हो जाता है। अब आप बताइए क्या करें, वो मिठाइयाँ उनके किस काम की। ऐसे ही बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, वो पैसा तो नहीं खाएगा ना, खाएगा तो खाना ही, लेकिन उसे इस प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि ये असाध्य बीमारी है, इसमें आप ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, तब क्या करेगा। तो इस प्रकार जीवन में अगर अभी अभाव है तो आगे पर्याप्त मिलेगा, अभी पर्याप्त है आगे अभाव भी होगा, ये भी तय है। पर इन सब चीजों से हमें कैसे बैलेंस करना है जीवन को, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी और हम दोनों ही सुरक्षित अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाए। इसके लिए हमको ज्योतिष की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जब हमारा जन्म हुआ उस समय जो अंतरिक्ष में प्लैनेट की पोजीशन थी, वो हमारा एक स्नैपशॉट के रूप में जन्म कुंडली में आता है। जन्म कुंडली भी कई प्रकार से लोग देखते हैं, इसमें अलग अलग मत हैं। कोई वैदिक ज्योतिष के माध्यम से इसको देखता है, कोई जेमिनी ज्योतिष के माध्यम से देखता है, कोई इसको केपी मेथड से भी देखता है, कोई इसको लाल किताब के माध्यम से भी देखता है। तो कई लोग न्यूमरोलॉजी के थ्रू देखते हैं, कई लोग टैरो कार्ड से देखते हैं, कुछ लोग राहु केतु के आधार पर, छाया ग्रह के आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं, उसके आधार पर भी कुंडलियां बनाते हैं और देखते हैं। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंक्लूजन जो है वो वहीं जाके निकलता है। गिनती 1 से शुरू होती है, उसके बाद 9 तक जाने के बाद 0 आती है, फिर उसी का सहारा लेके आगे बढ़ती है, तब हम 100 पर पहुंचते हैं। तो कहने का आशय ये है, ये जो नौका गणित है, सारा खेल इसी में, नवग्रह। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ग्रहों को हम अगर मानवीय रूप में देखें तो हम कैसे देखते हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को अगर हम इनसे कनेक्ट करें, तो जैसे सूर्यदेव है, सूर्यदेव को हम पिता से देखते हैं, हम आत्मा के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा है, उनको हम अपनी माता के रूप में देखते हैं। हमारे जो मंगल है, उनको हम छोटे भाई बहन के रूप में देखते हैं। बुध है, उनको युवराज के रूप में जाना जाता है। सूर्य को राजा के रूप में जाना जाता है।
मंगल को सेनापति के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति हैं, इनको गुरु के रूप में जाना जाता है। शुक्र हैं, उनको भी गुरु के रूप में देखते हैं, लेकिन शुक्र के जो कारकत्व हैं वो थोड़े से भौतिकतावादी हैं, भोग विलास वाले कारकत्व हैं। गुरु के जो कारकत्व हैं वो आध्यात्म और धर्म और मोक्ष वाले कारकत्व हैं। शनि को हम न्यायाधीश के रूप में देखते हैं, या परिवार में कोई वृद्ध जन है उसके रूप में देखते हैं। राहु को हम साले के रूप में देखते हैं, केतु को पुत्र के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से मानवीय रूप में भी इनको कनेक्ट किया गया है। ये कौन से ग्रह को हम किस रूप में देख सकते हैं। इनके सभी के अपने अपने कारकत्व हैं। जैसे सूर्य हैं, सूर्य शासन प्रशासन के भी प्रतीक हैं। वहीं हमारे पिता और नेता और राजनीति के प्रतीक हैं। चंद्रमा है, वो हमारी माता के रूप में हम उनको देखते हैं। वहीं साथ साथ वो द्रव्य के भी कारक हैं, पैसे के भी कारक हैं, शीतलता के कारक हैं, तरल पदार्थों के कारक हैं। हमारे शरीर में जो पानी है वो चंद्रमा का ही कारकत्व है। उसका ब्लड है, वो हमारे मंगल का कारकत्व है। इसी प्रकार से जो बुद्धि है हमारी, जो विवेक है, जो तार्किक क्षमता है, उसका कारकत्व हमें बुद्ध देव को दिया गया है। उनको नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। बेसिकली जो नवग्रह हैं इनकी दो श्रेणियां हैं। एक जो श्रेणी है वो देवताओं की श्रेणी मानी जाती है और अच्छे फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, जो ज्यादा तकलीफ हमको नहीं देते, वो ग्रह माने जाते हैं। और कुछ ग्रह हैं जो क्रूर ग्रह माने जाते हैं, खतरनाक ग्रह माने जाते हैं। उनके जो गुरु हैं वो शुक्र है। तो जैसे सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बुध दोनों तरफ रहते हैं। सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, ये एक ग्रुप है। इसकी लीडरशिप बृहस्पति के पास। शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये एक ग्रुप है। शुक्र इनके लीडर है। बुध दोनों तरफ मीडियम बीच में है। इस ग्रुप को भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उस ग्रुप का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको नपुंसक ग्रह के रूप में जाना जाता है। शुक्र जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाएं, भोग विलास, ऐशो आराम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी और अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा खाना पीना, ये सब शुक्र के कारकत्व में आता है। हमारी सेक्स पावर, हमारी धर्म पत्नी, ये शुक्र के कारकत्व में आते हैं। शनि, जैसा मैंने आपको बताया, न्याय के देवता हैं। ये अनुशासन प्रिय भी है, डिसिप्लिन के भी कारक है। ये सीमाओं में बांधना हमको सिखाते हैं, हमको संघर्ष करना सिखाते हैं जीवन में। धर्म और अधर्म क्या है, इसका भी हमें आभास कराते हैं शनि। सनह सनह चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनको शनिदेव कहते हैं। जो बड़े प्लानेट हैं वो बृहस्पति और शनि। सबसे बड़ा जो हमारे नवग्रहों में माना जाता है वो बृहस्पति को माना जाता है। इनको गुरु इसलिए कहा है, गुरुत्वाकर्षण से ये गुरु शब्द का निर्माण हुआ है। वायु आकाश गंगा में होने वाले, वायुमंडल में होने वाले विभिन्न प्रकार की जो घटनाक्रम है, जो उल्का पिंड है, उन सब से हमारी सुरक्षा बृहस्पति करते हैं। इसीलिए इनको मैनेजमेंट से भी लिंक करते हैं कि गुरु जो है वो मैनेजमेंट के कारक है। इनको जो दो राशियां दी गई हैं, इसीलिए एक धर्म, जो 9 नंबर की राशि है धनु राशि, वो हमारा जो हाउस है उसको भाग्य का घर कहते हैं, भाग्य। तो
हमारा भाग्य कैसे बना, कैसा है, आगे चल के हमें इसके कितने रिजल्ट मिलेंगे, ये गुरु के कारकत्व में आते हैं। और हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ये 12वां हाउस जो है मीन राशि, ये भी गुरु को दी हुई है। उसके भी सारे तरीके गुरु के द्वारा ही हमको बताए जाते हैं कि हमको समाज में किस तरह से मानव की सेवा करना है, पशुओं की सेवा करना है, अपने कर्मा को, कर्म बंधन जो है हमारे, उनको कैसे निभाना है, ये सब गुरु तय करते हैं। इसी प्रकार शनि है, शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव हमें कल्पनाओं के सागर में जो हम डुबकी लगाते हैं वहां से बाहर निकाल कर वास्तविकता के धरातल पर लाते हैं और जीवन की कटुता का, सच्चाई का हमको एहसास कराते हैं। इसीलिए लोग शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा से बहुत घबराते हैं, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं। शनि किसी के साथ गलत नहीं करते, सबका अपना एक नेचर होता है, शनि का एक स्वभाव है और उनका स्वभाव है बेसिकली वो विषाद का कारक बोलते हैं, उनको दुख का कारक बोलते हैं, उनके नेचर में ही। तो जो मूल स्वभाव होता है मिर्ची का स्वभाव, अगर चुरपराहट देना है तो आप उसको चाशनी में भी डुबो देना, उसका मूल स्वभाव नहीं जाएगा। नमक का स्वभाव कड़वाहट देना है तो वो रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ मूल स्वभाव, कुछ मूल नेचर है, वो कोई बदल नहीं सकता। बट अगर आप कर्म करते हो और ईमानदारी से कर्म करते हो तो आपके कर्म भाव के कारक शनि है 10वें घर, आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ की राशि भी शनि के स्वामित्व में आती है, जो हमारी कुंभ राशि है, 11वें नंबर का जो हमारा हाउस है, 11 नंबर जो दिया है। कर्म करोगे तब आपको फल मिलेगा। तो 10वां और 11वां ये दोनों घर शनि को ही दिए गए। अगर शनि खराब होते, अगर शनि क्रूर होते तो बड़ा संतुलन बनाया गया है ज्योतिष में दोस्तों। जो राशियों का वितरण किया है, जो स्वामित्व दिए गए हैं, हाउस के 12 जो घर हैं, कुंडली के 12 घरों का जो स्वामित्व दिया गया है, बहुत सोच समझ के दिया है। इसी प्रकार से इनको दृष्टियां भी दी हुई हैं। कुछ ग्रहों को 3 दृष्टि है, किसी ग्रह की एक ही दृष्टि है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि सूर्य है, तो सूर्य को सिर्फ एक ही दृष्टि दी है, 7वीं दृष्टि। चंद्रमा है, उनको एक ही दृष्टि दी है, 7वीं दृष्टि। बुध है, उनको एक ही दृष्टि दी है, 7वीं दृष्टि। यही शुक्र है, उनको भी एक ही दृष्टि दी है। यही अगर आप बात करते हैं मंगल की, गुरु की और शनि की या राहु केतु की, तो इनको 3-3 दृष्टियां दी हुई। क्यों दी हुई? इसकी वजह इनके कारकत्व बड़े हैं, 2-2 हाउस भी हैं इनके पास। तो उस हाउस की कंट्रोलिंग कैसे होगी? एक घर में व्यक्ति बैठा है और अगर उसको ज्यादा एरिया देखना है तो कैसे देखेगा? उसके पास एक से अधिक दृष्टि है तब देखेगा। तो गुरु को जो दृष्टि दी है, 7वीं तो दी है, साथ में 5वीं दृष्टि भी दी है और 9वीं दृष्टि दी है। यानी अगर गुरु लग्न में बैठते हैं, पहले हाउस में बैठते हैं, तो वहां से 5वीं दृष्टि से आपके 5वें घर को देखेंगे, जो आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, और 9वें दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखें। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जो भाग्य को देखने वाली दृष्टि है वो गुरु के पास है। आपका भाग्य क्या है ये गुरु को पता है, आपका प्रारब्ध क्या है ये गुरु को पता है, क्योंकि 5वीं दृष्टि उनके पास है। इसी प्रकार से शनि को 3 दृष्टि दी हुई है, 7वीं कॉमन है, सभी को दी है, शनि को भी दी है। 7वीं दृष्टि न्याय की दृष्टि है उनकी। तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं।
तुला, तराजू, न्याय के दो तराजू, इसीलिए इनको न्याय का देवता बोला जाता है। सातवीं जो दृष्टि है शनि की, वो इनकी न्याय की दृष्टि है। तीसरी दृष्टि है पराक्रम की दृष्टि है। तीसरा घर कौन किस बात का होता है? पराक्रम का हाउस होता है। थर्ड हाउस है ना, जो मैंने बताया आपको, एक लग्न, दूसरा आपका धन, और तीसरा पराक्रम। तो तीसरा जो दृष्टि दी है शनि को दी है। आप जितना पराक्रम करोगे तभी तो कर्म होगा। कर्म और पराक्रम एक दूसरे के पूरक हैं। तो तीसरी दृष्टि शनि जहां डालते हैं उस भाव पर जिस वहां से आपको पराक्रम कराते हैं। या यूं कह सकते हो कि एक इंडिकेशन है कि शनि ये बताना चाहते हैं कि तीसरी दृष्टि जहां वो डाल रहे हैं, इसका मतलब उस घर से पाने से जुड़ी हुई चीजों को पाने के लिए आपको पराक्रम करना होगा, आपको जीवन में संघर्ष करना होगा, तभी जाकर आपको उस भाव का सुख मिलेगा। इसी प्रकार से 10वीं दृष्टि, कर्म की दृष्टि, जहां उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपका कर्म है। या ऐसे कह लो, आपके लग्न से शनि कहाँ बैठे हुए हैं, ये देखो, शनि जहां बैठे हैं वहां से उनकी 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, उस हाउस को देख लो, आपके कर्म वहां से रिलेटेड है। इस प्रकार से ज्योतिष का ये पूरा ताना बाना बुना गया है। मंगल को भी 3 दृष्टियां दी हुई है इसी प्रकार से। पहली 7वीं दृष्टि, दूसरी जो दृष्टि है वो चौथी दृष्टि है। चौथी दृष्टि होती है वो इनकी पोजीशन की होती है। 8वीं राशि चूंकि इनको दी हुई है इसलिए इनको 8वीं दृष्टि भी दी गई है। मंगल को 10वीं राशि दी हुई है इसलिए इसको 10वीं दृष्टि दी गई है। गुरु को 9वीं राशि दी गई इसलिए गुरु को 9वीं दृष्टि दी हुई है। तो जो घर का स्वामित्व इनको दिया गया है उस प्रकार से इनको दृष्टियां दी गई हैं, और जिन जिन घर के कारकत्व इनको दिए गए हैं उनसे लिंक करके ये पूरा कुंडली को बनाया गया। इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लीजिए आपकी लग्न कमजोर है तो आपकी राशि ठीक होगी, आपकी राशि अगर कमजोर है तो आपकी लग्न ठीक होगी, अगर दोनों ही कमजोर हैं तो आपका नक्षत्र स्ट्रांग होगा, अदरवाइज लाइफ कैसे चलेगी। तो कुल मिला के ईश्वर ने जीवन की जो जीने का जो हमको तरीका बताया है उसमें कहीं ना कहीं खट्टा मीठे अनुभव हमको दोनों करने के लिए निर्धारित किए। तो दोस्तों, आज का ये मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें मैंने थोड़ा सा अपने बारे में आपको ब्रीफ किया। मैं बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करता हूँ और संडे मेरा ऑफ रहता है, तो मोस्टली मेरी वीडियो संडे को ही बनेगी, वीकली वीडियो बनेगी और आपके साथ पास आएंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी, बहुत लाभकारी होंगी। आपको एकदम अलग हटकर ज्योतिष के बारे में मैं व्यू दूंगा, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने एस्ट्रोसेज पर भी इम्पैनल्ड हूँ, बहुत सारी कुंडलियां मैं वहां देखता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ बॉन्डेड हूँ, तो वो उस पैरामीटर में देखी जाती हैं।
वहाँ भी जब मैं ऑनलाइन होता हूँ तो लोगों को अपने प्रोडक्शन देता हूँ। तो आशा है मेरा ये है कहने का, मैं उसके लिए एस्ट्रोसेज का बहुत बहुत आभारी भी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मेरे को भांति भांति के लोगों की देश विदेश के कई क्षेत्रों से कुंडलियां देखने को मिली। और उससे मुझे जो अनुभव हुआ वो उसका निश्चित रूप से आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो पेशेंस के साथ आपने सुना। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी आपके मतलब का लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आपको निरंतर मिलती रहें और प्रायोरिटी पे आपके पास आती रहें, आपको देखने का मौका मिले। धन्यवाद दोस्तों।